अस्तित्व प्रज्ञता मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरे पास है, प्रयास करना है कि उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करना है ना? कि किसी को देखकर कंपैरिजन इज़ वेरी डेंजरस। सक्सेस मतलब टू रीचिंग एट सम कोवेटेड पोजीशन इन वन्स ओन लाइफ दैट इज़ सक्सेस, है ना? कि किसी अच्छे पोजीशन पर पहुँच जाना ही सफलता है। Good afternoon, everyone. I am Sakshi, second year BTech student from BC Bhagalpur. I welcome you all to this special session organized by Campus TV and Radio Club, the most vibrant club of our college, with the motive of discover, develop, and dominate, founded by Mr. Kumar Gaurav sir. Firstly, let me introduce all the members here. I am here with Rohan, Astha, Samiksha, Shubham, Nisha, Shivam, and Viful. Today, we are honored to have you with us, one of the most distinguished alumni of PC Bhagalpur, who has become a guiding light for the freshers like us. Currently serving as a professor at NSUT Delhi, he made a remarkable contribution in many researches like optimal control, robust control, electric drives, etc. So please welcome Mr. Shyam Kant Jha sir. Sir, we are truly privileged to have you here with us today, and we are eager to hear your journey. Let us know something about your life, sir, like how were your college days and how is it going on? Yes, in fact, as you must be knowing that I took admission in BC Bhagalpur in 1990, and from 90 to 94, I remained there in BC Bhagalpur. And came to Delhi in 1995, and thereafter I joined some private companies for 1 and 2 year, and then as everything is written in destiny, as you must be knowing that whatever you want, you eventually achieve that very target in your life. So from very beginning, I had a lot of interest in teachings, interacting with the students, from very beginning. So eventually, एक लक्ष्य तो दिमाग में रखना चाहिए, है ना? अपने स्वभाव के अनुसार अपना सब्जेक्ट को चूज करना, अपना प्रोफेशन को चूज करना, ये हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, है ना? तो मेरा लाइफ का ट्रेजेक्टरी इसी ढंग से हुआ, है ना? मैट्रिकुलेशन स्कूल में अपने गांव के स्कूल से पढ़ते हुए फिर 10+2 फिर इस तरह से, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? सर, हम लोग बचपन में बहुत हम लोग सोचते हैं कि एक दिन डॉक्टर बनेंगे या फिर पायलट बनेंगे। तो सर, आपका क्या चाइल्डहुड विश था और बाद में आप प्रोफेसर भी बने हैं, तो ये ऐसा इवॉल्व कैसा हुआ आपका चाइल्डहुड विश? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसा मैंने बताया, जैसे बचपन में जब हम लोग भी रहते थे तो, है ना, पेरेंट्स पूछवाते थे या कोई पूछता था क्या बनोगे, तो उस समय में कोई रटा दिया जाता था, है ना, कि बोल दो इंजीनियर बनेंगे, बोल दो डॉक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, है ना। उस समय जो रटा हुआ चीज होता था वो मुंह से निकलता था। लेकिन अभी तुम लोग जैसे मेरे ख्याल से 18-20 के आसपास तुम्हारा एज होगा, है ना, तो बचपन से तुम याद करो कैसे तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आते गया, है ना, तुम्हारे इंक्लिनेशन चेंज होते गए, है ना, तुम्हारा डिजायर, तुम्हारा पर्सपेक्टिव हमेशा हर एक ईयर चेंज होते गया, है ना, तुम्हारा सोच बदलते गया, हमारा मरने तक विचारधारा चेंज हो रहा है ना, हमारा विचारधारा कोई फिक्स नहीं होता है ना। तो इस तरह से हमारा भी जब
इंजीनियरिंग कॉलेज में चूंकि मैथमेटिक्स शुरू में अच्छा लगता था, है ना, विज्ञान अच्छा लगता था, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, है ना। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, उस समय में ये सोच में पड़ गए कि क्या ब्रांच लेना है ना, विच ब्रांच टू चूज। तो उस समय पता नहीं था, तो लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आसपास का सब्जेक्ट अच्छा लगता था, घर में देखते थे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भरे पड़े हैं, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीसी भागलपुर का ले लिया। चूंकि भागलपुर इसलिए भी मैंने चूज किया क्योंकि भागलपुर के बगल में हमारा घर पड़ता था, है ना, तो थोड़ा सा हम लोग होम सिकनेस बचपन से थे, तो when I studied meticulously about all the electrical engineering aspect, my joy knew no bounds, and I thought that electrical was the best branch I should have opted, and I have opted it, है ना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही बाद में जो तुम्हारा है कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बहुत सारे ब्रांचेज सब बाद में निकले हैं। सभी की माँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है ना। तो इसलिए वो बहुत अच्छा लगा। और बाद में जैसा मैंने पहले भी बताया कि तुम्हारी जो इच्छा होती है, तुम्हारा जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो तुम्हारा गोल को फिक्स करने में बहुत मदद करता है। तो मेरा स्वभाव था कि मैं बच्चों से बड़ा इंटरेक्ट करता था, मुझे पढ़ाने में कोई चीज बड़ा अच्छा लगता है ना। अभी भी मुझे कोई बच्चा मिल जाता है 10+2 का या कोई भी, तो मैं उसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास करने लगता हूँ। तो इसीलिए बाद में क्या हो गया कि अपॉर्चुनिटी इस ढंग का जब मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, टीचिंग प्रोफेशन चूज करना चाहिए। दैट इज वेरी क्लोज टू माय नेचर, है ना। स्वभावनीयतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि नात्येत, है ना। सहजता से मुझे पढ़ने और पढ़ाने में आनंद आता। दूसरा कारण क्या था कि जैसे कंट्रोल के, जैसे इलेक्ट्रिकल के अभी जो बच्चे होंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना उस समय में, तो बहुत सारा कंसेप्ट जो था पूर्णतः क्लियर नहीं हुआ था, है ना। जैसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ते थे तो टीचर्स बता देते थे कि रूट लोकस के लिए ये सब नियम याद कर लो, है ना। हमने याद कर लिया था, रूट लोकस बना देते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आया था उस समय में कि रूट लोकस का ये नियम ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो वो सब भी दिमाग में रोटेट कर रहा था कि जितने भी चीजों को नहीं समझ पाया हूं अभी तक, है ना, उस सब चीज को ठीक से समझूंगा, है ना। तो इसलिए फिर जब हम लोग प्रोफेसर बने तो वो सब चीज, पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ। इसीलिए मैंने भागलपुर में एक आध जो तुम्हारे टीचर हैं उनको मैंने बोला कि कभी, है ना, कंट्रोल सिस्टम सब पर कुछ लेक्चर लेना होगा तो ऑनलाइन हम कभी लेक्चर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। हमारा जो NSUT है, NSUT का लोगो है आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छी बातों को जहां से भी आ रहा है आने दो, है ना। पढ़ना है, जो पढ़ने में अच्छा लगे वो हमेशा पढ़ते रहना है। हम लोगों को भी एक उत्प्रेरक का एक ऐसा बन के रहना है कि समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास हमेशा हम लोगों के माध्यम से हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, we'll surely like to learn from you and implement them in our life. For now, sir, let's recollect your college memories. आपको भागलपुर या हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा स्पॉट कौन सा लगता था जहां आप अपने ज्यादातर टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे? देखो, जैसा मैंने बताया कि हमारा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा झुकाव रहता था, है ना। वहां पर एक टेम्पल हुआ करता था, ट्रिपल आईटी का बिल्डिंग सब बन रहा था, तो थोड़ा मंदिर जो है डायलेपिडेटेड कंडीशन में दिख रहा था। मेरे ख्याल से अब ठीक हो गया होगा। तो सबसे अच्छा जो स्पॉट था मेरा, वो मंदिर होता था। उसमें प्रोफेसर RN सिंह एक हुआ करते थे इलेक्ट्रिकल के, बहुत ग्रेट प्रोफेसर थे। अभी भी वो अलाइव है, ही इज 91 ईयर ओल्ड। और उनकी बेटी प्रोफेसर रंजना मैडम है, कटिहार कॉलेज में प्रोफेसर प्रिंसिपल भी हैं, है ना। तो वो स्पॉट मुझे अच्छा लगता था। और उसके अलावा कभी कभी हम लोग सब और तरफ घूमने के लिए जाते थे, है ना। और सबसे बड़ा जो स्पॉट था गंगा नदी का, है ना। हम लोग हर एक 5-6 महीना पर एक बार, तो गंगा नदी, आज का जो गंगा नदी है वो हमारे समय में 1-1.5 किलोमीटर दूर हुआ करता था कैंपस से। तो हम लोग जाके स्नान करते थे उसमें कभी कभी। और एक एक, बल्कि स्पॉट की बात जब हम करते हैं, है ना, तो एक्चुअली भागलपुर तो मैं क्या बताऊं तुमको, मुझे जब इंजीनियरिंग में जिस समय हुआ था उस समय जितनी खुशी मिली थी उतना खुशी मुझे कभी नहीं मिली, नौकरी वोकरी मिलने के बाद भी नहीं मिली, है ना। क्योंकि हम लोग गांव में पढ़े हुए थे, कभी हॉस्टल में रहे नहीं थे।
तो मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं कभी हॉस्टल में रहूं, है ना। तो भगवान मेरी प्रार्थना को सुन लिए और मेरा इंजीनियरिंग में हुआ। और मैं जब हॉस्टल में रह रहा था ना, 4 साल मुझे लग रहा था कि भगवान ये 4 साल नहीं 400 साल भी मुझे हॉस्टल में रहने का मौका मिले, है ना। तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। एक एक पॉइंट जो वहां का है ना, जैसे अटल बिहारी नहीं बोलते थे कि कण कण हमारे लिए, हमारे पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये शंकर, हर एक जो पत्थर का टुकड़ा है वो कंकर, हर एक कंकर में शंकर हम देखते हैं। एक एक मिट्टी में मेरा जो है मेरी आत्मा जमी हुई है ना। तो मेनली 2-3 स्पॉट तो थे ही। उसके बाद प्रोफेसर्स जो थे, है ना, ऐसे तो सभी प्रोफेसर्स वंदनीय हैं, है ना, पूज्य हैं। उसमें कुछ प्रोफेसर्स बहुत डेडिकेटेड होते थे, है ना, जो कि जिनका कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसमें वो मदन मोहन राय चौधरी साहब भी थे। वो एक्चुअली बहुत फिलोसॉफिकल भी थे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। एक पत्रलेख सर थे। बाद में पता चला उनका बहुत किसी हादसा में, ट्रेन में दुर्घटना में वो एक्सपायर हो गए। तो उनके नाम से कुछ पेटेंट भी है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। उसमें जब बीसी का वेबसाइट पर भी उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये सब कुछ नॉस्टैल्जिया वाले पॉइंट थे जो मुझे आज भी, मैं तो कहता हूँ हर एक बार मीटिंग हो तो मैं जरूर आऊंगा वहां पर, है ना। तो मुझे बहुत अटैचमेंट है बीसी भागलपुर से, है ना। एक मिट्टी से, एक एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स थे, है ना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है क्वेश्चन? Sir, can you tell about your extracurricular activity like sports in college time? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है? आई वाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू नो। मैं बचपन में, वो होता है ना, गुल्ली खेलते थे गांव में, है ना। उसके बाद लूडोज खेलते थे। और मुझे क्रिकेट खेलने का मौका गांव में मिला ही नहीं, है ना। तो मैं क्रिकेट सब में बहुत नहीं जानता था कुछ। हाँ, मेरा रूममेट था सुमित कुमार, जिसका कि इंटरव्यू आप लोगों ने एक बार लिया है ना। तो वो मेरा रूममेट था, मेरा बैचमेट था, इलेक्ट्रिकल का ही था। तो सुमित जो था क्रिकेट खेलते रहता था, तो मैं दर्शक दीर्घा में बैठता था, है ना। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं कभी कभी डिबेट में भाग लेता था। जैसे वहां पर कभी कभी डिबेट हुआ करते थे, तो उसमें किसी टॉपिक्स पर हम लोग भाग लेते थे। अदरवाइज मेरा बहुत ज्यादा खेल उल से नेचुरल इंटरेस्ट नहीं था, है ना। मैं थोड़ा देखता था मैंने खेलते हुए सभी को, है ना। आफ्टरनून सर, माई Yes. सेल्फ शिवम कुमार सर। बीइंग एनसीसी कैडेट, आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस है? हाँ, उसमें देखो एनसीसी कैडेट का जब आता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया मेरे लिए है ना। पॉइंट ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर मी है। एनसीसी कैडेट का भी एक थोड़ा सा कहानी है कि मुझे एनसीसी बी सर्टिफिकेट मिला था। ऐसे मैं एनसीसी में बहुत एक्सपर्ट नहीं था, है ना। तो हमारे यहाँ कैंप नहीं लग पाते थे बहुत ज्यादा। और एक बार क्या हुआ कि वहां पर बगल में जो तुम्हारा एयरपोर्ट है ना, वहां पर बगल में एयरपोर्ट ग्राउंड है कुछ, है ना, भागलपुर से बगल में कुछ झीलका माझी जाने के रास्ते में लेफ्ट साइड से एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट ग्राउंड या कुछ है वहां पर, है ना। तो उसी में एक कैंप लगा था, एनसीसी कैंप लगा था उसमें। तो उसमें हम लोग भाग लिए थे। उसके बाद एक एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसमें हमारे बैच का एक शंभुनाथ राम होते थे, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही थे। अभी वो हमको लग रहा है इसमें है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, बीएचईएल में है शायद, है ना, बीएचईएल में है। तो वो भी एनसीसी के टॉप कैडेट हुआ करते थे, उनको पूरा ज्ञान रहता था, है ना। तो एनसीसी का वो नंबर 1 थे। उनको सभी, वो बचपन से ही एनसीसी, मतलब कॉलेज से पहले स्कूल डेज में भी वो एनसीसी का छात्र रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि टेस्ट जब हुआ ना, तो हम लोगों को बहुत ज्ञान नहीं था। उन्होंने इंटरव्यू लिया, वहां का जो एक एनसीसी के जो बॉस आए हुए थे, पदाधिकारी, तो वो सभी से इंटरव्यू लिए। तो तो हमसे जब उन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि हम लोगों को बहुत एनसीसी में एक्सपर्टीज नहीं था, तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या कारण है कि आप लोग एनसीसी में इतना एक्सपर्ट नहीं है। एक शंभुनाथ राम था, उसको एक्सपर्टीज था, ही वाज गुड एट एनसीसी। तो शंभुनाथ के अलावे किसी को भी कोई एक्सपर्टीज नहीं था, है ना। तो जब मेरे पास क्वेश्चन आया, तो आई वाज अ सिंगल स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं सत्य बोल दिया
कि नॉट इवन ए सिंगल डे एनसीसी कैंप हैज टेकन प्लेस इन माय कॉलेज, है ना. दैट इज व्हाई वी आर डिवॉइड ऑफ ऑल दीज एनसीसी एट्रीब्यूट्स, है ना. तो वो बड़ा खुश हो गए थे कि हमको छोड़ के सब ने बताया कि हाँ होता था, एनसीसी कैंप लगता था, है ना, यही होता था. लेकिन मैं कभी देखा नहीं कि एनसीसी कैंप लगा है. कोई बाहर से सिखाने नहीं आते थे. ये थोड़ा सा उधर से भी कमजोरी रहा होगा. तो बड़ा खुश हुए थे वो. तो बाद में 2 ही को एनसीसी सर्टिफिकेट मिला था. एक तो शंभुनाथ राम को, दूसरा मुझे, है ना. तो मेरा ग्रेडिंग बी था और शंभुनाथ का ग्रेडिंग ए हो गया, है ना. तो इस तरह का छोटी सी कहानी है. और एनसीसी एक्चुअली क्या है, एनसीसी का कैडेट होने के कारण थोड़ा सा जो पैट्रियोटिज्म है वो तो आता ही है ना. तो मेरा एडवाइस होगा आप लोगों से कि जब भी एनसीसी का कैंप लगे तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. और अभी पता नहीं वहां पर एनसीसी का है कि नहीं वहां पर व्यवस्था. अगर है तो आप लोग ज्वाइन कीजिए. और उसमें पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति का भावना जो है ना, वो बढ़ता है थोड़ा सा. और ऐसे भी आप जब उससे जुड़ेंगे तो स्पोर्ट्समैनशिप वाला जो चीज है अपने आप में, वो थोड़ा सा प्रबल हो जाता है और बहुत फायदा होता है. तो मुझे थोड़ा ही उसमें पार्टिसिपेट किए, तो उससे मुझे आज भी मुझे गर्व होता है कि मैं एनसीसी का कैडेट था और एनसीसी बी सर्टिफिकेट मुझे मिला. ओके. यस सर, रिसेंटली तो यहाँ एनसीसी एक्टिविटी बहुत अच्छे से होता है. अभी रिसेंटली कल 26 जनवरी का परेड भी है एनसीसी में, तो उसका भी प्रिपरेशन चल रहा है सबका. अच्छा, अ, अभी भी होता है वहां पर? उस समय में बहुत अच्छा ढंग से नहीं होता था. तो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है. हमारे यहाँ भी, मैं जो एनएसयूटी में हूँ, तो यहाँ भी अभी तक एनसीसी एक आध 2 साल पहले तक नहीं था. अब लेकिन यहाँ भी एनसीसी का शुरू हुआ है ना. तो अभी वहां पर जो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड हुआ करता था, पता नहीं आजकल उसमें होता है कि नहीं. पहले तो पूरा बीसी भागलपुर के ही कैंपस में था, तो खेलने के लिए पर्याप्त जगह स्टूडेंट सबको मिलता था. तो आज क्रिकेट ग्राउंड भी है बहुत बड़ा, और वॉलीबॉल कबड्डी ग्राउंड भी है. लाइक हमारा कॉलेज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. होता है सर. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो लैब वर्क में बहुत ज़्यादा काम होता है और लैब वर्क में बहुत इंटरेस्ट भी होता है. तो आपके टाइम लैब फैसिलिटीज़ कैसी थी कॉलेज की? जैसा कि मैंने बताया, उस समय में पत्रलेख सर जो थे वो प्रैक्टिकल फील्ड के माहिर व्यक्ति हुआ करते थे. तो उनके समय में वहां पर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप लैब जो था, खास करके इलेक्ट्रिकल की बात मैं कर रहा हूँ, वो बड़ा समृद्ध हुआ करता था. और उस समय में वो इन्वर्टर और इस तरह का बहुत चीज पत्रलेख सर बनाया करते थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब. तो लैब वो समृद्ध था उस समय. मैकेनिकल सब की लैब भी बड़ा समृद्ध हुआ करती थी, है ना. उस समय अग्रवाल सर थे हेड मैकेनिकल के. तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल के हेड प्रोफेसर जे मिश्रा हुआ करते थे. तो हम लोग जब एडमिशन लिए थे, तो उस समय में भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल जो था पूरे बिहार में 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसमें नंबर 1 हुआ करता था वहां का इलेक्ट्रिकल, है ना. कि इलेक्ट्रिकल लेना है तो भागलपुर का ले लो, क्योंकि जितने भी टीचर्स थे बड़ा डेडिकेटेड थे. और सभी लैब्स जो थे समृद्ध थे. इलेक्ट्रिकल मशीन का लैब हुआ करता था हमारे यहाँ, और मदन मोहन राय चौधरी साहब उसके इंचार्ज थे. तो उस समय में हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का लैब भी बहुत समृद्ध था. सभी तरह के इलेक्ट्रिकल मशीन थे उसमें. डीसी मशीन, एसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मोटर, सभी तरह के मशीन हुआ करते थे. और बहुत बढ़िया लैब का एनवायरनमेंट था वहां पर. और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सब का भी लैब सब था. वो सहाय सर थे एक, है ना, वो उसको संभालते थे. कंट्रोल इंजीनियरिंग का लैब सब बड़ा समृद्ध हुआ करता था. और आजकल पता नहीं क्या है. तो उस समय में सब चीज बढ़िया था, माहौल बहुत बढ़िया था. स्टूडेंट की संख्या कम होती थी. हमारे समय में 3 ही ब्रांच हुआ करते थे: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो आप किस सब्जेक्ट के हो? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उस समय में नहीं था हमारे समय में. यस ये सर. बाद में हमको लगा 2000 के आसपास ये सब आया है उसमें. यस तो सर. अभी, हाँ, तो आप लोग 10+2 कहाँ से किए हो आप? सर केंद्रीय विद्यालय बेली रोड पटना. अच्छा, पटना से. तो Yes, sir. अभी भी भागलपुर का मैं जब विजिट किया, तो अभी तो चूंकि बिहार में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुके हैं,
तो जो नया नया खुला है उसका तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन भागलपुर का मैंने देखा अभी भी मतलब वैसा ही सब चीज है। स्टूडेंट सब वहाँ के बहुत ब्राइट हैं। सर आपके टाइम आईआईटी का क्रेज कैसा था बच्चों में, स्टूडेंट्स में? लाइक आप यहीं के थे तो लाइक आपके लिए ये कॉलेज पास था जैसा कि आपने बताया, बट स्टिल उस टाइम भी आईआईटी का क्रेज होगा कि वहीं जाना है। हाँ हाँ, एक्चुअली देखो उस समय बल्कि आईआईटी का क्रेज आज से ज्यादा था। इसीलिए ज्यादा था कि उस समय में आईआईटी 5 आईआईटी हुआ करते थे, है ना। 5 या 6, अभी रुड़की मिला दो तो 6, उसमें रुड़की अलग होता था। आजकल जो आईआईटीज हैं वो करीब, है ना, 30 एक, तो सभी स्टेट में आईआईटीज दे दिया है ना, एनआईटी भी दे दिया है। तो अभी भी जो 5-6 जो पुराने वाले आईआईटीज हैं उसी का क्रेज ज्यादा है, उस समय भी होता था। अदरवाइज देखा जाए तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब हमको लग रहा है कि 5 से 10% जो स्टूडेंट हुआ करते थे उनको आईआईटी में भी हो गया था, और उनका रैंक वैंक थोड़ा सा लास्ट वास्ट में था या कुछ ऐसा था, ब्रांच नहीं प्रेफरेबल था, तो वो भागलपुर से पढ़ रहे थे। तो भागलपुर में जो उस समय का ये होता था, रैंकिंग था, वो थोड़ा ही कम रहता होगा एवरेज रैंकिंग आईआईटी वाले से। अदरवाइज पूरे बिहार में 4 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे, है ना। भागलपुर, पटना, बीसी पटना हुआ करता था, बीसी भागलपुर हो गया, और बीआईटी सिंदरी हुआ करता था, है ना, और एमआईटी मुजफ्फरपुर। एक आरआईटी जमशेदपुर तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो अगर देखें तो 4 ही था मेन इंजीनियरिंग कॉलेज, एक तो आरआईटी था। तो पूरे बिहार झारखंड मिला के 5 ही इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, और टोटल 600-700 ही सीट था, 700-800 के आसपास, है ना। तो 700-800 सीट पूरे बिहार में, कंपटीशन बहुत टफ होता था। तो जो स्टूडेंट आते थे करीब करीब उसका क्वालिटी मतलब उसी एवरेज रैंक में थोड़ा सा कम होता होगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा फील नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि अरे 10% को तो आईआईटी में भी हुआ ही है ना। तो हम लोग करीब करीब एट पार भी थे। बहुत सारे बच्चे, मैं बता दूं कि वो आईआईटी में देते भी नहीं थे, मतलब इतना इंजीनियरिंग कॉलेज का उसमें क्रेज था, 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो बहुत सारे सोचते थे कि नहीं नहीं हमारा, है ना, जैसे हम लोग एक बार ही आईआईटी दिए थे ना, उसके बाद कभी दिए ही नहीं, है ना, है ना। तो कभी भी देखोगे कि आईआईटी वाले भी स्टूडेंट वहां पहुंचे हुए हैं जहाँ की बिहार के बच्चे पहुंचे हुए हैं, है ना। बहुत सारे इंडस्ट्री में जब जाओगे तो वहां पर मिलेंगे वो लोग। तो उस तरह से फील होता है कि हाँ ठीक है, उन लोगों का विदेश विदेश होना थोड़ा ज्यादा जाना हो जाता है कंपेरेटिवली। अदरवाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसका सोचना भी नहीं है वो सब चीज, है ना। वो सब सोचना नहीं है। मैं तो हमेशा देखता हूँ ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट में आप कितने अच्छे हैं, कितने बड़े हैं, है ना। कहते हैं हैंडसम इज वन हैंडसम हु डज। तो मैं कहता हूँ कि किसी कोई व्यक्ति भावना से, मानवता से कितना बड़ा है, उसको बड़ा माना जा सकता है ना। अदरवाइज ज्ञान जो है, कहते हैं विद्या विवादाय धनंग मदाय, ज्ञान अगर गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो वो विवाद पैदा करता है। तो मैं ये मानता हूं कि आप, है ना, हिस्ट्री अगर आप देखेंगे इतिहास में तो बहुत सारे जो महान व्यक्ति बने हैं, वो हो सकता है किसी स्कूल में शिक्षा ना लिए हों, लेकिन उसके भीतर का इम्पैथी और ह्यूमैनिटी जो था उसको सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है ना। तो वो सब दिमाग में लाना ही नहीं है आईआईटी और जो भी चीज है ना। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया पहले भी कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान किसी की बपौती नहीं होती है ना। ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है ना। ये किसी का प्रिजर्व नहीं है। तो आप देखोगे कि वहां से निकलने के बाद, जैसे जब आप एमटेक करने जाएंगे तो वहां से जो बीटेक, आईआईटी वाले बीटेक भी वहां से एमटेक कर रहे हैं, आप भी वहीं से एमटेक कर रहे हैं, है ना। तो आप जब पढ़ते जाएंगे ना तो आपका लेवल जब बढ़ते जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि भाई सब तो हम लोग एक ही थे, उस समय हम थोड़ा कम मेहनत किए इसीलिए वहां पर हमारा आईआईटी में नहीं हुआ। अगर एक्सप्लोर उस समय में कम किए थे, और हम लोग उस चीज को एक्सप्लोर अब भी कर सकते हैं कभी भी, है ना। जैसा मैंने बताया कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने में इंप्रूवमेंट लाता है ना। ये मनुष्य के साथ ही है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टाइम टू ब्रिंग अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ड्रामेटिक चेंज इन योर लाइफ, है ना। तो वो इस तरह से कर सकते हैं। तो उसको कभी फ्रस्ट्रेशन का विषय नहीं बनाना है ना। कि आईआईटी, अभी आईआईटी जैसे बहुत सारे खुल गए हैं, है ना। तो जो लास्ट वाले आईआईटीज हैं उसका रैंकिंग जो है बीसी सबसे थोड़ा ही अच्छा माना जा सकता है, उस समय भी ऐसे ही था।
Sir, how did you balance the demanding workload of electrical engineering with your other activities? क्योंकि सर मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है अदर इंजीनियरिंग फील्ड में. Actually, as far as saying that electrical engineering was the toughest and weakest, all depends upon how much interest you are taking towards a particular subject, है ना. जैसा मैंने पहले कहा कि सपोज कोई क्रिकेट में टॉप कर जाता है ना, लेकिन हमको, मैंने बताया ना, क्रिकेट हमको खेलना बड़ा टफ लगता था, लेकिन हमारा दोस्त है सुमित कुमार, उसको क्रिकेट खेलना बड़ा अच्छा लगता है ना. कहने का मतलब एनी सब्जेक्ट इज टफर फॉर यू बिकॉज यू डोंट टेक दैट मच इंटरेस्ट इन दैट, है ना. द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, that toughness है ना gets reduced in your eye. तो टफनेस ऐसा कुछ नहीं होता है ना. दूसरा क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि आपका एक पैशन होना चाहिए, है ना. जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, अगर उसमें आपको पैशन हो गया है ना, आप उसको एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं, है ना. आपका समझने का प्रयास जो है ना, वो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत क्लोज ला देगा. और फिर लगता है कि जब जिस चीज में आपको आनंद आता है ना, वो चीज कभी टफर नहीं लगता है. तो ऐसा मुझे टफ नहीं लगा वो चीज. और जब आप उसमें लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो टफ सब्जेक्ट भी, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, है ना. एनी सब्जेक्ट विच सीम्स टफर राइट नाउ, once you start making meticulous study and you start increasing your interest towards that subject, day by day, you will see that the complexity of that subject that goes on reducing day by day, and you start getting more and more interest towards that, and eventually that becomes part and parcel of your life, है ना. तुम्हारी जिंदगी का एक अंग हो जाता है वो चीज. तो ऐसा मुझे कोई भी चीज उसमें लगा नहीं, और इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिकल लिया भी था कि मेरा मन उसमें लगता था, है ना. और मैं सबसे यही एडवाइस देता हूं कि आपका जिधर जिस सब्जेक्ट में मन लगे वैसा ही चीज आप लीजिए, तो फिर आपको वो सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा, है ना. तो इस तरह से करना है जिंदगी में. आई एम निशा. सर, आपकी जर्नी कॉलेज से लेके NSUT तक, आपके अनुसार व्हाट वर योर मोस्ट चैलेंजिंग और रिवार्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर दिस जर्नी? देखो, जब हम रिवार्डिंग कहते हैं, है ना, तो हर एक स्टेप में, जैसे जब मेरा इंजीनियरिंग में हुआ था, जैसा मैंने बताया, वो मुझे लगा कि जिंदगी का सबसे, अभी भी मैं वो चीज को याद करता हूँ, तो मैं स्वप्न में भी देखता हूँ कि मैं फिर से कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, फिर से कंपटीशन दे रहा हूँ, है ना. ये क्वेश्चन आया, इसको, मतलब अभी भी मैं स्वप्न में देखता हूँ ये सब चीज, है ना. तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा था. और मोस्ट रिवार्डिंग, जैसे जब फिर बाद में मैंने टीचिंग में आया, यहाँ बच्चे लोगों से जब इन्वॉल्व हुआ, तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे लोगों को जब पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें खो जाता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है. और आई फील प्रिविलेज दैट हमारा पढ़ाया हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे कारण, बल्कि कुछ बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से IAS में एक बार टॉप एक लड़की की थी. संयोग से एक बार मैंने उसको, है ना, लैब वेब में कुछ सब्जेक्ट पढ़ाया था. ईरा सिंघल एक गर्ल थी जो 2014 में IAS में टॉपर बनी थी, नाम सुने होंगे तुम लोग. तो वो हमारे कॉलेज की छात्रा थी. उसके बाद एक हमारे IC की एक गर्ल थी, अवंतिका गौतम. शी गॉट 15th रैंक इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस. वो 2004 या 5 समय कम्पीट की थी, है ना. 15th रैंक ऑल इंडिया, है ना, सिविल सर्विस एग्जाम. और संजोग से वो अहमदाबाद की DM भी रही थी अभी 4-5 साल पहले, जब देखोगे तो. ऐसे ही बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे IPS हैं जो कि दिल्ली में भी हैं, बिहार में पूर्णिया सबके SP जो थे, उसको हमने मेरे अंडर में प्रोजेक्ट किया था. एक निशांत कुमार तिवारी जी हुआ करते, है ना. निशांत कुमार नाम भी सुने होंगे, पूर्णिया के SP थे. ये सब पूर्णिया से हमको जानते हैं. हाँ, वो मेरा स्टूडेंट, निशांत मेरा स्टूडेंट रह चुके थे, है ना. तो आई हैव टॉट हिम सब्जेक्ट हियर, और संजोग से मेरे अंडर में ही प्रोजेक्ट भी वो किया था. अभी भी उसका प्रोजेक्ट का कॉपी मेरे पास रखा हुआ है. मेरे रूम में आओगे तो निशांत कुमार तिवारी. तो ये सब बड़ा रिवार्डिंग लगता है ना, कि पूर्णिया का SP जो था मेरा स्टूडेंट था, है ना. और बहुत सारे DMs जो हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि वो फलाना जगह DM है, फलाना, है ना. और सक्सेस मतलब टू रीचिंग एट सम कोवेटेड पोजीशन इन वंस ऑन लाइफ, दैट इज सक्सेस, है ना. कि किसी अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाना ही सफलता है. मैं मानता हूं कि ये सफलता नहीं है, है ना. सफलता है कि
आप अपने पोटेंशियलिटी के आधार पर, आप अपने लिमिटेशंस जो भगवान ने दिया है ज्ञान का या किसी चीज का, उसको देखते हुए आप जितना कर सकते हैं उतना अगर कर रहे हो, और उसके बाद जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करना, है ना, वही सफलता है ना। ये जरूरी नहीं कि सब टॉपर ही हो जाएगा, है ना, सभी दौर में फर्स्ट ही हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तथाकथित टॉपर तो हो जाते हैं, लेकिन उसका ज्ञान कहाँ उपयोग हो रहा है ना, उसका ज्ञान देखोगे बहुत सारे टॉपर्स का गलत डायरेक्शन होता है ना। तो इसी तरह से किसी भी फील्ड में जाओ, अपना योगदान अगर पॉजिटिव दे पा रहे हो तो यू आर सक्सेसफुल पर्सन, है ना। तो मेरा इस तरह से मानना है और यही सत्य भी है। सर कभी प्रेशर फील नहीं हुआ किसी को गाइड करते हुए कि इसके लिए कोई डिसीजन हम सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, सजेशन जो दे रहे हैं वो सही है नहीं? जैसे अभी हम लोग खुद के लिए भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले कई सारे डाउट्स आ जाते हैं कि क्या ये सही है, सही होगा, इसका कुछ इफेक्ट कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए क्या ख्याल आता है आपको? हाँ, वही मैं बताया कि देखो, एक चीज तो मैं हमेशा सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ, है ना, कि थोड़ी देर के लिए तुम ये समझ जाओ कि यू आर ए टीचर, है ना। जो भी समस्या तुम्हारे, थोड़ा इसको गहराई से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, है ना। जो भी समस्या तुम्हारे मन में आ रही है ना, समझो कि यही समस्या लेके दूसरा कोई तुम्हारे पास आ गया, है ना, और तुम जो हो बड़ा स्टेबल हो, है ना, एक अच्छा जगह नौकरी में हो, बढ़िया से, तुमको कोई मैंने उलझन नहीं है, कोई दूसरा वही समस्या लेके तुम्हारे पास आ गया, तो तुम क्या रिप्लाई दोगे, है ना। ये मैं सभी को बोलता हूं, और जो तुम रिप्लाई दोगे वही रिप्लाई अपने अपने में अनुकरण करने का प्रयास करो, उसी रिप्लाई के अनुसार, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना। अच्छा, एक चीज देखो कि वास्तविकता से साक्षात्कार होना चाहिए। वास्तविकता से साक्षात्कार हो जाएगा जब, तो कभी भी मन में उलझन नहीं पैदा होता है। प्रॉब्लम उलझन का क्या है कि वी पीपल फेल टू रियलाइज विद द रियलिटी, है ना। रियलिटी से साक्षात्कार नहीं कर पाने के कारण, अब देखो, कोई व्यक्ति अब इतना स्टूडेंट पास कर रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव 100%, है ना, गवर्नमेंट जॉब टू ऑल ऑफ देम। तो ये रियलिटीज है ना। तो उस रियलिटीज को समझते हुए, है ना, फिर अब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र जो हैं वो दूसरे दूसरे फील्ड में भी जा रहे हैं, है ना। अब मैं एक आध एग्जांपल्स देता हूं कि मेरा जैसे पढ़ाने में बहुत मन लगता था, लेकिन उस समय में मैं डिसीजन नहीं ले पाया। एक लड़का है अलक पांडे, नाम सुने होंगे, उसका मैंने देखा इधर। वो लड़का HBTI कानपुर में एडमिशन लिया, है ना, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। HBTI कानपुर, दैट वाज नॉट IIT, है ना, यूपी गवर्नमेंट का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। और एक साल के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उसकी या तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी या उसको पढ़ाने में मन लग रहा था, तो वो क्या क्या 10+2 वाले को पढ़ाने लगा। अच्छा, कभी कभी कहते हैं ना कि जब आपका विचार अच्छा होता है तो मनी बिकम्स बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गुडविल, है ना। तो उसको पढ़ाने में अच्छा लगता था, वो अपना वीडियो डालने लगा उस पर, है ना, यूट्यूब पर। डालते डालते उसका जब, है ना, व्यूअर्स जब बढ़ा तो वो फेमस हो गया, और आज ही इज ए एंटरप्रेन्योर, है ना, ही इज गुड एंटरप्रेन्योर। और हमेशा ऑलवेज मेंटेन इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, है ना, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। बहुत बार मुझे लगता है कि, या दुनिया को लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर आप गहराई से इफ यू मेटिकुलसली वॉच योरसेल्फ, यू विल फाइंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, अब जैसे उसको हम लोग कहते हैं अस्तित्व प्रज्ञता, है ना। अस्तित्व प्रज्ञता मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरे पास है, प्रयास करना है कि उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करना है ना, कि किसी को देखकर कंपैरिजन इज वेरी डेंजरस। थैंक यू सर। Sir, as seen on your profile, you have excelled your engineering degree with distinction and also you have a remarkable success in other academic pursuit. तो सर मैं ये जानने में क्यूरियस हूँ कि आप अपना एजुकेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को कैसे बैलेंस करते थे? हाँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई गेम्स और खेल, क्रिकेट एक्सेट्रा, कैरम, है ना, वो सब में बहुत आनंद तो आता नहीं था, है ना। तो मैं प्रयास करता था कि जो भी सब्जेक्ट, अच्छा दूसरा ये भी है कि हमारे समय में किताब भी बहुत उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। सपोज करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हर एक सेमेस्टर्स में 4-5 किताब चाहिए, है ना। उस समय ईयर सिस्टम हुआ करता था, हमारे समय में सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, है ना। तुम लोगों को 8 सेमेस्टर है,
हमारे समय में 4 साल में पढ़ना होता था, है ना, ईयर वाइज होता था। 1 साल में 8 सब्जेक्ट होते थे। तो 4 साल में कितना हो गया, 32 सब्जेक्ट हुआ ना, 32 सब्जेक्ट। तो 32 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे 30-32 किताबें चाहिए थी। तो लाइब्रेरी में उपलब्ध होता था। लाइब्रेरी में भी सब किताब सबको नहीं मिलता था, है ना। तो एक चीज ध्यान देना है कि आपके पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे, बाधाएं, प्रतिबाधाएं आएंगी, आपको उसी में एडजस्ट होना पड़ेगा, है ना। कि मेरे पास मान लो कोई किताब नहीं है, अब सैटरडे संडे पढ़ता था, या कोई छुट्टी हो गई, बिहार में छुट्टी उट्टी बहुत ज्यादा रहती थी, है ना। तो मैं किसी से किताब ले आता था और सिलेबस के आधार पर उसका नोट बना लेता था, है ना। तो तुम लोग भी प्रैक्टिस करो अच्छा मार्क्स लाने के लिए, एक नोट जरूर बना लो हर एक सब्जेक्ट का, है ना। और जब भी खाली रहो, कभी कोई खाली रहते हैं ना, तो लोग दिमाग में सोचते हैं अच्छा जब एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है। सेमेस्टर सिस्टम में तो और जल्दी जल्दी एग्जाम होता है ना। हमारे समय में साल भर में बहुत सी भूल जाते थे तब एग्जाम होता था। तो क्या करो कि जो सब्जेक्ट तुम्हारे पास नहीं है, किसी से लेकर, आजकल तो इंटरनेट पर भी बहुत सारे चीज उपलब्ध है ज्ञान, उसको लेकिन अपने भाषा में उसको जरूर बना लो, है ना। अपने ढंग से समझ के एक नोट जरूर बना लो, क्योंकि वो जो तुम किताब पढ़ रहे हो वो दूसरे के द्वारा लिखा गया है। तो वो उस समय तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में वही चीज तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब एक अपना नोट बना लोगे, अपने ढंग से जब उसको लिख लोगे, तो एग्जाम्स के टाइम में दैट वर्क्स एज ए पैनेसिया फॉर योर स्टडी, फॉर योर गुड रिजल्ट। वो रामबाण का काम करता है। तो इस तरह से किसी दोस्त, मतलब सब, इट इज नॉट, है ना, नेसेसरी दैट यू शुड हैव एवरी बुक्स विथ यू, है ना। यू शुड हैव एवरी फैसिलिटीज विथ यू। सो यू हैव टू अरेंज ऑल दोज थिंग्स, और वो अरेंज कर करके एक अपना बढ़िया से मेटिकुलसली स्टडी करते हुए, और तो फिर अच्छा रिजल्ट्स भी होगा। और जिधर आपका इंटरेस्ट है खेल कूद में, उधर भी भाग लेने से, वो बल्कि खेल कूद में भाग लेने से आपका ब्रेन शार्प होता है। जो चीज आप 2 घंटा में ऐसे समझोगे, खेल कूद करने वाला व्यक्ति 1 ही घंटा में समझ जाता है। तो ईश्वर ने ऐसा रचना किया है कि इवन टेकिंग पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू, रादर दे आर वर्किंग एज ए सपोर्टिव सिस्टम फॉर यू, है ना। तो उस सबसे घबराना नहीं है, सब चीज, है ना। अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखना है। कहते हैं ना कि लर्निंग के लिए वैकेंट होना जरूरी है माइंड को, है ना। तो जो भी इधर उधर की बातें हैं उसको हमेशा निकालते रहो, है ना, तब लर्निंग करो, है ना। इन्हीं की पूरा पहले से सफोकेटेड हो गए हैं गलत गलत विचारधारा से, और तो वो लर्निंग में डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो अपने आप को पूरा ये समझना है कि वी आर फ्री टू लर्न, है ना। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Sir, Yes. as a professor at NSIT, what is your teaching philosophy? देखो, टीचिंग फिलॉसफी जैसे मैंने बताया कि वही चीज है कि कभी भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, whenever you find yourself stressed, है ना, it means you are not a spiritual person. तो try to be a spiritual, है ना। स्पिरिचुअलिटी का पहला पॉइंट ही है कि it always keep you energetic, it always keep you motivated, it never makes you frustrated, है ना, or dejected. Whenever there comes the feeling of dejection in your mind, it means you are not spiritual, you are not empathetic. Empathy is great word, है ना। तो मेरा फिलॉसफी मैं सभी को बोलता हूं कि बी एम्पैथेटिक इन योर लाइफ। और एम्पैथी का क्या मतलब होता है कि तुम लोग जानते हो एम्पैथी वर्ड सुने हो कि नहीं। एम्पैथी को अगर जानना है कि तुमको ये ढूंढना है कि मुझे स्ट्रेस क्यों पैदा होता है ना। और स्ट्रेस पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एम्पैथी। एक चीज बताओ, 2 बहन है ना, जैसे तुम लोग 3 गर्ल हो यहाँ पर, तीनों अगर हम एक ही तीनों अगर सहोदर बहन बन जाए तो किसी को जेलस होगा एक दूसरे से? नहीं होगा ना। तुम दूसरे के सफलता को लगेगा कि हमारी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी बहन को सफलता मिल गया ना तो मुझे बाद में भी मिलेगा तो अच्छा है, मेरी बहन सफल हो गई, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन पहले हो जाए सफल। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसी को एम्पैथी बोलते हैं, है ना। जो महान व्यक्ति होते हैं ना, इस एम्पैथी का दायरा बढ़ा लेते हैं। तो फिर क्या होगा, अच्छा, जिंदगी में जब मैं बच्चे को पढ़ाता हूं तो पहला क्वेश्चन यही करता हूं फर्स्ट क्लास में, व्हाट इज योर एम इन लाइफ। तो उसमें 90% बच्चे बोलेंगे कि पीस एंड हैप्पीनेस, है ना। पैसा कमाना इधर तो बोलेगा, लेकिन उसका इवेंचुअल पर्पस क्या हो जाता है? पीस एंड हैप्पीनेस। और पीस एंड हैप्पीनेस के मूल में सबसे बड़ा मंत्र जो है एम्पैथी है ना। तो मैं जो बच्चे को बोलता हूं कि एम्पैथी को एडॉप्ट कर लो, कभी तुमको कोई टेंशन नहीं होगा, है ना।
कोई टेंशन नहीं होगा। एक है ना कि खुश रहने का क्या मंत्र है ना? द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर। स्वर्ग कहीं ऐसा, अब तो विज्ञान बहुत बड़ा हो गया, कहीं स्वर्ग है किसी लोकेशन में, लेकिन पहले स्वर्ग का कंसेप्ट था, यानी स्वर्ग नरक सब यहीं पर है ना? जैसे भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हमारे बैच में भी कुछ प्लेसमेंट हुआ था, 4-5 बच्चे को हुआ तो था, लेकिन वो बहुत बढ़िया जॉब नहीं था शुरू में, है ना? तो जिसको नहीं हुआ बाद में उसको और बेहतर मिला उससे, है ना? तो जब भी तुमको कुछ नहीं प्राप्त होता है तो तुम फ्रस्ट्रेशन में आने के बजाय, है ना, डोंट गेट डिजेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, रादर थिंक इट अदरवाइज दैट गॉड हैज सम बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर मी इन हिज माइंड, है ना? भगवान कुछ अच्छा देने वाले हैं हमको, है ना? तो ये सब थिंकिंग से जो है, और एक चीज हमेशा होता है कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से हमेशा एक अच्छा फीलिंग पैदा होता है, और हम उस सब जो डीमोटिवेटिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उससे हम ऊपर उठ जाते हैं, है ना? ठीक है ना? यस सर। ओके, और कुछ है कि नहीं क्वेश्चन सब? गुड आफ्टरनून सर। सर Yes. आई वांटेड टू आस्क यू, कुछ देर पहले आपने कुछ नेम्स मेंशन किए थे लाइक ईरा सिंघल और कृष्णा तिवारी, जो आपके स्टूडेंट्स थे जिन पे आप काफी प्राउड फील करते थे, बट एज ए प्रोफेसर और भी काफी सारे स्टूडेंट्स को आपने फेस किया होगा, और ऐसा क्या हैबिट्स रहा उनका जो आपको कभी पसंद नहीं आया और आप चाहते हो कि ऐसा हैबिट्स स्टूडेंट्स छोड़े अपने बेटरमेंट के लिए? देखो, ये पसंद ना आना, आना, ये सब जो चीज है ना, जैसा मैंने कहा कि ईच पर्सन इज डिफरेंटली वायर्ड, है ना? ईच पर्सन इज डिफरेंटली वायर्ड। गॉड हैज प्रोवाइडेड डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, गॉड हैज कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट ह्यूमन बीइंग डिफरेंटली, है ना? तो हर एक का स्वभाव तो अलग होना ये लाजमी है। इट इज बाउंड, एवरी पर्सन इज बाउंड टू हैव देयर डिफरेंट नेचर्स। हाँ, कभी कभी कुछ लोग गलत विचारधारा, गलत संगति के कारण कुछ गलत विचारधारा किसी के मन में आता है, तो कभी कभी खराब जरूर लगता है कि कोई बच्चा अगर मान लो इनडिसिप्लिन्ड है, एक आध बच्चे होते हैं, सैकड़ों में एक आध बच्चे ऐसे होते हैं, तो उसको जो है काउंसलिंग के थ्रू जब उसको समझ में आ जाता है कि नहीं ये चीज अच्छा नहीं है ना, तो फिर उसको इम्प्रूव कर लेता है। हमारे समाज में तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और ऐसे एक आध लड़के होते हैं जो थोड़ा सा वेवार टाइप का होते हैं, मेंटली अच्छा नहीं फील करते हैं, है ना? एक आध बार मेरे पास ऐसे बच्चे आए जिसके पेरेंट्स में आपस में प्रॉब्लम हो रहा था, समझ रहे हो ना, और उसके कारण उसके ऊपर बहुत दबाव था, है ना? फादर एंड मदर गॉट डाइवोर्स फ्रॉम ईच अदर। तो वो लड़का आके पूरा कहानी मुझे सुनाया था, है ना? तो उसको मैंने एक बार काउंसलिंग किया, और वो बाद में कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। तो ऐसे हजारों में, सैकड़ों में एक आध बच्चे ऐसे होते हैं। और मैं एक चीज मानता हूं, है ना, कि सुने होगे, एडवर्सिटी इज बेटर देन प्रोस्पेरिटी, है ना? कभी कभी इस तरह के परिवार से जो छात्र निकलते हैं या छात्राएं निकलती हैं, वो इस डिफिकल्टी में भी, है ना, जैसे किसी नेता ने, नाम नहीं लूंगा, आज राजनीति में है वो और अच्छे व्यक्ति, उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर जब कोई पत्थर मारता है ना, मैं पत्थर से सीढ़ी बना लेता हूं, है ना? तो ये चीज जो है ना, कि जीवन के बाधाओं को भी अपने जिंदगी के शिखर तक पहुंचने का एक माध्यम बना लेना, ये बहुत अच्छा चीज होता है ना? मैंने एक, अच्छा, मैं कुछ फिलोसॉफिकल पेपर्स भी लिखा हूं, उसको तुम लोग रेफर कर सकते हो, है ना? अपने कभी कभी उलझन हो मानसिक रूप से, तो मैंने एक लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन, एक्सप्लॉइटिंग इनवेटरेट सिम्बियोसिस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, है ना? तो इसमें मैंने दिखाया है कि आई हैव ट्राई टू पोर्ट्रे एनालॉजी बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि मैं संघर्ष करना, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चीज है ना? संघर्ष को पॉजिटिवली लेना है, डिफिकल्टी, एडवर्सिटी, प्रेडिकामेंट, इस सबको पॉजिटिवली लेना है जिंदगी में, है ना? तो इस तरह से हम उसको मैंने लेते हैं जिंदगी में, या बताते भी हैं सभी को। जी सर। सर, आपने BC एंड NSUT दोनों जगह के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है, सो व्हाट डू यू फेल्ट वाज द की डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक एंड कल्चरल एनवायरनमेंट्स? देखो, अभी जैसे मैं देखता हूँ, आप जब हमारे यहाँ NSUT में आओगे तो बहुत सारे बिहार के बच्चे यहाँ आते हैं, है ना? मुझे लगता है कि 5 से 10% बच्चे रहते हैं, है ना? तो
फंडामेंटली बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। हाँ, आजकल के बच्चे चाहे वो बिहार से हों या दिल्ली से हों, है ना, जो कल्चरली थोड़ा सा डिफरेंस मैं पाता हूं कि थोड़ा सा इथिक्स जो होता है ना, हमारे यहाँ के बच्चे टीचर्स को देखते हुए, है ना, पैर छू के प्रणाम करते थे, मदर फादर को पैर छू के प्रणाम करते थे। तो 80% स्टूडेंट्स यहाँ के भी वैसे होते हैं, है ना, कल्चरली। 10 to 20% जिसका कि अपब्रिंगिंग थोड़ा सा वैसा नहीं हुआ, वो थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगते हैं। अदरवाइज दिल्ली और बिहार में कोई डिफरेंस नहीं है ना। यहाँ तो पूर्वांचल के लोग, है ना, भरे हुए हैं, पूर्वांचल के बच्चे भरे हुए हैं, है ना, और नॉर्थ यूपी और बिहार और पूर्वांचल के जितने भी बच्चे हैं, है ना, आजकल यहाँ आके पढ़ते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत ज्यादा उतना डिफरेंट तो मैं नहीं पाता हूँ। कल्चरली बहुत सिमिलरिटी ही है। जैसे जब आप दिल्ली आओगे तो तुम पाओगे कि फंडामेंटली बहुत डिफरेंट नहीं है सब, है ना, और मोटा मोटी सब एक ही है। और कॉलेज का भी चूंकि यहाँ पर NSUT कैपिटल दिल्ली में होने के कारण थोड़ा सा अपर पॉइंट इसको मिला है, पॉजिटिव पॉइंट है, और वहां पर थोड़ा सा ये सब चीज है ना, हल्का सा। अदरवाइज स्टूडेंट एंड टीचर, हम लोगों के समय में जो BC भागलपुर में टीचर्स थे, इतने एक्सपर्ट, इतने अच्छे टीचर्स थे कि आज भी नॉस्टैल्जिकली आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ देम। और अभी भी मुझे एक आध टीचर का नोट में अभी तक सजा के रखा हूँ, इतना बढ़िया उन्होंने पढ़ाया था, है ना। तो बच्चे ऑलमोस्ट सेम हैं, टीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं, वो सब चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है ना। बस थोड़ा सा 5-10% का ही कह सकते हो थोड़ा सा, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके, सिमिलर। यस अदिति, तुम लोगों का नाम बहुत छोटा छोटा है, तो शुभम है, यू आर शुभम है ना। सर ही इज रोहन। शोभन, छोटा छोटा दिख रहा है ना। तो तुम लोग एक बार अभी 6 तुम लोग स्क्रीन पर दिख रहे हो, कितने बच्चे हैं स्क्रीन पर? सर हम लोग टोटल अभी 8 पार्टिसिपेंट्स है जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, 8 पार्टिसिपेंट। जी जरूर सर, थैंक यू सो मच। यस सर आई वांटेड टू आस्क कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? यस, तो पहले भी मैंने बताया कि सक्सेस का, जैसे मैंने बताया कि सक्सेस डज नॉट मीन हाउ मच कोवेटेड पोजीशन you have achieved in your life, है ना। Success means whatever effort you could have applied, whether you have applied or not, है ना। You are yourself judge for your life. You see whether the effort you could have applied, you have applied or not. If you have applied all those effort you could have applied, it means you are successful person, है ना। जैसे कि कोई फुटबॉल का मान लो मैच हो रहा है, अब उसमें जो फुटबॉल में विनर है वो और एफर्ट लगा सकता था, वो अपने जितना लगा सकता था उसका 50% ही एफर्ट लगा कि वो मान लो टॉपर ही हो गया। लेकिन जो दूसरा जीत नहीं पाया वो 100% अपना एफर्ट लगा दिया, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता था, भले ही वो विनर नहीं है। लेकिन अगर सक्सेस के टर्म्स में देखें तो जो विनर नहीं है वो सक्सेसफुल है, लेकिन जिसने 50% एफर्ट लगा के टॉप कर गया वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। कहने का मतलब कि इफ यू आर सेटिस्फाइड, है ना, जब तुम अपने आप से संतुष्ट हो कि हाँ हम इतना मेहनत जितना करना चाहिए उतना कर दिए है ना, amidst a lot of constants before you, जैसा मैंने एक एग्जांपल्स देकर बताया लीनियर प्रोग्रामिंग का, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो एक हो सकता है लेकिन कांस्टेंट डिफरेंट व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो उस कांस्टेंट्स के अगेंस्ट जितना एफर्ट तुमको लगाना चाहिए उतना अगर लगा दिए हो तो यू आर सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, है ना। तो उसके बाद और नहीं देखना है कि कौन टॉप किया नहीं किया, है ना। तो उसमें कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन करने से हम लोग सक्सेस का गलत डिफिनीशन की तरफ चले जाते हैं, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज हमेशा देखना है कि हम अपने आप से ईमानदार रहना है, हम दुनिया को नहीं देखना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अ पर्सन नोज बेटर देन एनीबडी एल्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। गौर से सोचना, तुम अपने बारे में जितना जानते हो,
है ना। या तो भगवान तुम्हारे बारे में जानेगा या तुम अपने बारे में जानते हो, दुनिया तुम्हारे बारे में नहीं जान सकता है। इसीलिए अगर तुम दिल से पढ़ाई कर रहे हो, जितना तुम पढ़ाई कर सकते हो, जितना तुम एफर्ट लगा सकते हो, उतना अगर लगा दिए तो तुम सोचो कि हम सक्सेसफुल पर्सन हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। सर आप यहाँ पे जो अभी बीसी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, लव नेवर फेल्स माय सन, टुडे और टुमारो आफ्टर लव विल कॉन्कर। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, है ना। तो ये हमेशा करना है, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपस में, है ना। अगर तुम्हारे मन में अभी तक ये था कि हम फलाने जात से हैं, फलाने धर्म से हैं, रिलीजियन से हैं, ये सब चीजें, उसको भूल जाने का प्रयास कर। प्रयास में शब्द यूज करना, ऑल ऑफ अ नहीं होगा दूर, है ना। और हमारे समाज में डिबेट का एक प्रथा रहा है, डिस्कोर्स का प्रथा रहा है। याद होगा तुमको, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का डिबेट हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, है ना। तो समाज ज्ञान के आधार पर टिका हुआ रहता है। भगवत गीता में एक मंत्र है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानी बनना है ना। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू ट्राई टू embody more and more knowledge in you, gain more and more knowledge in you। और उसके बाद कंपैरिजन नहीं करना है ना। कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, इम्पैथी, ये सब चीज को हमेशा याद रखना है कि सब हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। और हेल्दी कंपटीशन रखना है ना। ईर्ष्याफुल कंपटीशन नहीं रखना है कि जेलसी करना है कि उससे आगे बढ़ना है, ये बढ़ना है ना। और प्रयास करना है। जैसे सफलता का डेफिनेशन पूछे ना तुम, मैं कहता हूं तुम्हारे किसी भी काम से अगर समाज में थोड़ा भी शांति आ रहा है, थोड़ा भी सद्भाव आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष थोड़ा भी खत्म हो रहा है, तो यू आर सक्सेसफुल पर्सन। पैसा कमाना, धन कमाना, एवरीथिंग विल रिमेन हियर। एंड आई एम सेइंग यू, है ना, सोल, ये आत्मा जो है, सोल इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor destroyed. Only transformation of energy takes place from one form to other form. उसी ढंग से इस आत्मा के बारे में भी कहा गया है। भगवत गीता जरूर पढ़ो, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुक है। उसमें कहते हैं कृष्ण, है ना, कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संज्ञाति नवानि देहि, है ना। सोल इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे उसमें था ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, only transformation of energy takes place from one form to other form। उसी ढंग से ये है तुम्हारा, soul can neither be created nor destroyed, only transformation of soul takes place from one body to other body, है ना। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो इस फिलॉसफी के आधार पर रहने पर हमको सभी से प्रेम होगा, सभी से लगाव होगा, है ना। 2.5 अक्षर का प्रेम को हम लोग महत्व देना सीखेंगे और नफरत नहीं करेंगे। जात पात को धीरे धीरे दूर करना है, समाज में रिलीजियन के भाव को खत्म करना है, तो सक्सेसफुल व्यक्ति है। और मेरा यही सभी से है कि इम्पैथी का भाव पैदा करें, ईगो को त्यागें और प्रेम से रहने का प्रैक्टिस करें। कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आए और सभी को, है ना, जैसे मैंने बताया, द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है ना। तो इस सब चीज के आधार पर मुझे लग रहा है यही मैसेज मैं देना चाहूंगा बीसी के सभी छात्रों को, हमारे अपने छोटे भाई और बहन को। Sir, proceeding toward end, on behalf of BC Bhagalpur and the Campus TV and Radio Club, I would like to extend our heartfelt gratitude for taking the time from your busy schedule to join us today for our online alumni meet. Your insights, experiences, and memories have truly enriched our gathering and inspired us to continue fostering connections within our alumni community. Your valuable contribution has not only made this event memorable, but also reinforced the bonds that unite us as alumni of BC Bhagalpur. We are grateful for your willingness to share your journey, wisdom, and advice with us. Remember, our story doesn't end here. It's an ongoing saga, a symphony of achievements, setbacks, and triumphs. Once again, thank you, sir, for your participation and for being an integral part of our alumni meet. We hope to have the pleasure of welcoming you back in future events. Thank you, sir. Thank you. Thank you. See you again. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा।
मतलब इमोशनली आई गॉट कनेक्टेड विथ यू पीपल.